अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और हस्ब मामूल प्रोग्राम के आगाज़ में ही अपने मेहमानों का तारुफ। राना मुबश्शिर साहब अतर काज़मी हस्ब मामूल शो का हिस्सा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा हमें जनरल टाइट गुलाम मुस्तफ़ा भी ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, जबकि नसीरुद्दीन खान नैयर साहब का साथ मुझे स्टूडियोज़ में हासिल होगा आईनी और कानूनी राय के लिए, तज्ज़िये के लिए। सिचुएशन कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 ये तो 26 फरवरी को लाहौर आ रही है, लेकिन PSL सीज़न 4 का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान सियासी लीग इसका सीज़न 4 यूँ कि इमरान खान साहब ने पहले मरहले में तो इस्तीफ़ों का ऐलान किया, उसके बाद वो लॉन्ग मार्च लेकर चले, फिर उसके बाद सूबाई असम्बली से भी वो बाहर आ गए। सो दिस इज़ द फोर्थ राउंड, फोर्थ फेज़ में वो दाखिल हो चुके हैं और यह है जेल भरो तहरीक। इसका आगाज़ हो गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गिरफ्तारी पेश कर दी। पुलिस का ये कहना है कि उनको गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद गिरफ्तारी पेश की। उमर सरफराज चीमा साहब साबिक़ गवर्नर पंजाब, उन्होंने भी प्रिजन वैन में बैठ के विक्ट्री का निशान बना डाला। सिचुएशन अब कुछ ऐसे है कि दफ़ा 144 का लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर नफाज तो है, लेकिन पुलिस बाकायदा तौर पर अरेस्ट नहीं कर रही और 3 MPO के तहत पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि अगर अरेस्ट की भी गई तो इसके तहत की जाएंगी। बहरहाल इस पर तबसरों का फिर सिलसिला ज़ाहिर है जारी है और इस पर रद्द-ए-अमल भी हुकूमत की तरफ से आएगा। राना सनाउल्लाह साहब रद्द-ए-अमल तो कुछ दिन पहले दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जेल भरने की तहरीक शुरू करो, तुम्हें ऐसा जवाब देंगे जो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा। और इससे पहले वो बार बार लॉन्ग मार्च की याद इमरान खान साहब को दिलाते रहे हैं और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज इस पर क्या तबसरा किया वो शामिल करते हैं। अपनी चोरियों का, अपने डाकों का, खजाने को लूटने का जेल भरो तहरीक या जेल बचो तहरीक या जमानत पार्क बनाकर आप बच नहीं सकते। 200 लोगों को वरगला कर आप मुल्क के अंदर फसाद मचाकर सिर्फ इस बात की दुश्मनी कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर कहीं हालात ठीक ना हो जाएं। जो मैं तबाही डाल के गया था वो तबाही चलती रहे, वो अदम इस्तेकाम चलता रहे, वो मुल्क की मैशत हचकोले खाती रहे। जब कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है, जब मुल्क की मैशत किसी सिमत जा रही होती है, ये किसी नौटंकी का ऐलान कर देता है, ये किसी तमाशे का ऐलान कर देता है। ये मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंटेंशनली खराब करने की कोशिश करता है ताकि मुल्क में फसाद मचा रहे, मुल्क में अफरा तफरी मची रहे, जो इसका मकसद था फैलाने का। कोई साजिश सूंघ रही है मरियम औरंगज़ेब साहिबा इमरान खान साहब की इस तहरीक में। ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस पर क्या तबसरा करें। इमरान खान साहब अपनी जमानतें करवा रहे हैं और अपने साथियों को कह रहे हैं कि जेलों में जाओ। बात समझ आई नहीं। पहले लीडर को आगे जाना चाहिए। मेरे बस में होता तो मैं तो गिरफ्तारी ना करता और उनको घूमने देता, खुद ही थक के घर चले जाता। परवेज़ इलाही साहब को भी मुबारक और इमरान खान साहब को भी एक जैसे इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे। बड़ा अच्छा मुस्तकबिल है। ऐसे ही सवाल हमने आज के शो में भी करने हैं। जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से सवाल पूछा गया वो खैर बात की बात है, लेकिन अतर इस पर जो नुक्ता ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने उठाया, मैं भी वही बात ज़ाहिर है आपसे जानना चाहूँगी कि दो आदशा ना होता तहरीक का हुस्न अगर इमरान खान साहब खुद आगे आते। इससे पहले हमने पाकिस्तान की तारीख में जो भी तहरीकें देखी उसमें लीडर, मरकज़ी क़यादत पहले आगे आती है। और दूसरा ये कि शेख रशीद साहब, आज़म स्वाति साहब जब रो चुके और शहबाज गिल साहब हाम चुके और फवाद चौधरी साहब आप दीदा हो चुके, तो उसके बाद इस तहरीक का मुस्तकबिल या नतीजा आपको मुख्तलिफ दिखाई देता है। आयशा, मैं छोटा सा एक कमेंट करना चाहूंगा। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक भारत से शायर आए हुए हैं, जावेद अख्तर साहब, और लाहौर में ही पिछले दिनों वो फैज मेला में शिरकत के लिए, और उनकी एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जिसमें वो पाकिस्तान के ऊपर काफी तनकीद कर रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से, तो नीचे लोग बैठे हुए पाकिस्तानी अवाम तालियां बजा रही है। पहले तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो अदाकार होते हैं, फनकार होते हैं, वो उनके लिए कोई सरहदें कोई बड़ी चीज नहीं होती। तो उनका जो पाकिस्तान के हवाले से मतसबाना रवैया था उस पर मुझे हैरत हुई। उन्होंने कहा कि कोई नॉर्वे से तो नहीं आए थे और ये और वो, पाकिस्तान पे बड़े संगीन नौयत के इल्जामात लगाए। मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ कि ये वही जावेद अख्तर हैं जिस मुंबई का वो जिक्र कर रहे थे। उस मुंबई के अंदर वो और उनकी जोजा शबाना आजमी साहिबा एक फ्लैट नहीं खरीद सकी थी क्योंकि ये लोग मुसलमान थे, और उनकी बेगम ने आके ऑन रिकॉर्ड टीवी पे आके इसके हवाले से इंटरव्यू दिया था कि ये हमारी इस मुल्क में हालत है। पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, इंसानी हकूक के मसाइल भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर लास्ट बंदा इस दुनिया पे कोई हो जो पाकिस्तान को लेक्चर दे सकता है, उसका ताल्लुक भारत से हो सकता है। तो जिन लोगों ने मोदी जैसी सरकार को वहां पे इलेक्ट किया हुआ है, मेरे ख्याल में उनके पास इतने इखलाकी जवाब नहीं है। इनको खुश रखने के लिए, मोदी जी को खुश रखने के लिए ये कुछ करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर इनको पता है कि, और ये भी देखें कि वो हमारे मुल्क में बैठ के हमारे खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, तो ये भी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने हालात बेहतर और वो इस पर जवाब भी दे रहे हैं कि देखिए तालियां कितनी बजी।
तो यहाँ पे तो बहुत से लोगों को बात ही दूसरे दिन समझ आती है जी, दूसरे बिल्कुल। पर एनीवे वैसे तो जावेद अख्तर साहब की फनकाराना सलाहियतों को भी सलाम है कि इतने बड़े फन का वो हैं, मालिक हैं, और उसके बावजूद अपना तासुब ना निकाल सके। बाकी उन सारों को दोनों हाथों से सलाम जिन्होंने सामने बैठ के तालियां बजाई थी। अच्छा, जहां तक अब आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है, देखें लीडरशिप ने तो गिरफ्तारियां दे दी, अब हो रहा क्या है, आपने मरियम औरंगजेब साहिबा का शॉट चलाया, आपको उनकी एक एक लफ्ज में आपको इज़्तिराब नजर आएगा, फ्रस्ट्रेशन जो है आप महसूस करेंगी, गुस्सा महसूस करेंगी। वो क्यों आप महसूस कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि जो इमरान खान की ये तहरीक है, वो जो भी तहरीक चलाते हैं उससे इस हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर क्यों पड़ रहा है? प्रेशर इसलिए पड़ रहा है कि इस हुकूमत की अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है। आज वो ये बता रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान नहीं करने देता। जब भी कोई बड़ा इकोनॉमिक फैसला, क्या आज वजीर आजम साहब ने 100 रुपया पेट्रोल सस्ता करना था तो ये इस तहरीक की वजह से वो रुक गया, या कौम को कोई और रिलीफ देना था। आज तो मजीद महंगाई हुई है, चीजें पहले से महंगी हो गई हैं। तो इशू इनकी अपनी कारकर्दगी का है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि जो इनकी कारकर्दगी है उसकी वजह से इमरान खान की तहरीक जैसी भी होगी वो कामयाब हो जाएगी। अवाम इतने तंग आए हुए, अवाम इनसे जो है हर चीज में, चाहे वो मैशियत हो, अमन अमान की सूरत हाल हो, दीगर ममालिक से ताल्लुकात हो, हर चीज में आप हमारे सामने है। जहां तक इस तारीख का ताल्लुक है कि क्या खान साहब को खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए, मेरे ख्याल में इसका फैसला तो वो खुद करेंगे कि उन्होंने किस मौके पे गिरफ्तारी देनी है। लेकिन आज जो उन्होंने क्रिएट करना था एक माहौल, वो माहौल तो उन्होंने बना दिया। और सियासत में तो यही होता है कि आपने माहौल बनाना होता है और अपने जो वर्कर्स हैं उनको जरा एंगेज रखना होता है। तो मेरे ख्याल में ये उनके वर्कर्स को एंगेज रखने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ठीक है, महाज गर्म रखते हैं इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से निकले हैं, और उससे पहले भी राना साहब, इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है अपना जो कार्ड वो खेल सकते थे, सारे कार्ड्स एग्जॉस्ट होने के बाद वो उन्होंने खेल लिया। हुकूमत आपके ख्याल में क्या रिस्पॉन्स दे सकती है जो माजी से मुख्तलिफ हो, या इमरान खान साहब को फ्री हैंड दिया जाएगा? फ्री हैंड क्या देना है जी। देखें, आज जैसे अतर कहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब बात इतनी अतर की बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान अपने आप को इंगेज करके रखा हुआ है उसने। इमरान खान जो भी बात करता है उसको सारी उस तरफ चल पड़ते हैं। और आज देखें, सारे बैठे हुए थे वहां पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है शहबाज शरीफ साहब के साथ, और शहबाज शरीफ साहब को भी मेरी तरह नाम भूल जाते हैं लोगों के या चीज़ों के, तो वो उनको अक्सर औकात भूल जाते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स भूल जाते हैं। ठीक है, हमें तो थोड़ी सा एज मिल जाता है, हमें तो कान में कोई ना कोई प्रोड्यूसर या रिसर्चर बता देता है, लेकिन उनको सबके सामने पूछना पड़ता है। वो थोड़ी सी जरा एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। एज फैक्टर भी है राना साहब, आप दोनों एक एज की नहीं है ना? हाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उनको जरा थोड़ा सा बादाम शाम खा लिया करने से ज्यादा चंगा है। लेकिन वो बहरहाल एनीवेज, इस वक्त जनाब वजीर आजम है, वो हम उनको क्या कह सकते हैं। लेकिन एनीवेज द पॉइंट इज, देखें इस वक्त आप रिलीफ नहीं दे सकते मासेस को। जो हुकूमत में इस वक्त वो मासेस को रिलीफ नहीं दे सक रहे, और जो मर्जी कहते रहे कि हम इतने यूनिट होगा तो इतना उसको रिलीफ मिल जाएगा, इतना यूनिट होगा तो इतना उसको गरीब को रिलीफ मिल जाएगा। पीपल आर नॉट बाइंग इट, एंड टू टेल यू ऑनेस्टली, और जिस तरीके से जो भी करना चाह रहे हैं इस वक्त, वो ठीक है, बड़ा उन्होंने इस वक्त एक बहुत बड़ा स्टेप लिया शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी कैबिनेट ने, उन्होंने कहा जनाब के जो वज़रा है वो तनख्वाह नहीं ले। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। गाड़ी भी एक उनको तनख्वाह, लग्जरी कार्स वापस, जरूरत भी कोई जरूरत भी नहीं है ना, तनख्वाह दी उन्होंने लोड की है तो वो तनख्वाह लैके की करनी है भी, वो तो इट्स अ पॉकेट मनी में की सिगरेट पान का खर्चा ही होते। खैर उनको क्या फर्क पड़ता है उससे ले या न ले, लेकिन अच्छा स्टेप था। लेकिन उसके साथ साथ, लेकिन आप कहें कि जनाब आवाम को हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, नहीं, दैट्स नॉट हैपनिंग। पीपल आर नॉट बाइंग व्हाटएवर दे आर सेइंग, ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो भी कर सकते हैं ये करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट वर्किंग। सो उस सिनेरियो में अगर हम देखें तो इमरान खान अगर गलत भी कोई चीज कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल जेल भरो तहरीक जो है इमरान खान की कामयाब होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, या उसके कोई रिपल्स या कोई इफेक्ट्स क्रिएट होंगे, मुझे नहीं लगता। कोई बड़े पैमाने पे अगर कोई इफेक्ट्स क्रिएट कर जाए इमरान खान, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन द पॉइंट इज ऑन द अदर हैंड, जिन लोगों के साथ वो डील कर रहा है इमरान खान,
वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं ला सक रहे, और ये नहीं ला सक रहे, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं आ सक रही इनके अंदर, और ये क्रिएट नहीं कर सक रहे सिचुएशन को ऐसी कि इमरान खान जो भी बयानियां दे रहा है वो बिकना शुरू हो जाता है, गलत भी कर रहा है तो बिकना शुरू हो जाता है, ठीक है। पीपल स्टार्ट बाइंग इट। वो नहीं हो रहा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन, वो सिचुएशन ये है कि जहां पे ये मार कुटाई, तुसी अंदर हो जाओ तो जनाब मैं तानू अंदर कर दांगा, तुसी जेल भरो तहरीक करो तो तानू लग पता जाएगा। सो इस किस्म की स्टेटमेंट्स और इस किस्म के बयानात और इस किस्म की जनाब ये टेंशन जो है और ये टेंशन ज्यादा माहौल जो है, ये जब तक नहीं खत्म होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, all these politicians should sit together, put their heads together और चीजों को सॉर्ट आउट करें। नहीं करेंगे तो मैं फिर आज रिपीट करता हूं कि पिंडी वालों से फिर गिला मत करना। ठीक है, मैं कई दफा कह चुका हूं और एक दफा फिर कह रहा हूं और बड़े जोर से कह रहा हूं कि प्लीज उस सिचुएशन तक ना पहुंचाएं। चले पिंडी वालों से बात कर लेते हैं। हाँ, पिंडी वालों से बात कर लेते हैं। असल में पिंडी वाले जब बिठा दिया करते थे ना, अब वो खुद बैठे हुए हैं। राणा साहब की मुराद है हनीफ अब्बासी साहब और शेख रशीद साहब, और आप कुछ और ना समझिए। आपने तो देखा होगा वो पिंडी बॉय शेख रशीद साहब का शॉट जिसमें वो कह रहे हैं कि आप पिंडी वाले मेरे दिल से उतर गए हैं। आपने सुना होगा वो जी। नहीं, अब देखो दोस्त मेरा जड़ा ना बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं मेरा। हाँ, ये हमारी AK-47 है ना, इनके पास तज्जिया जो है वो बिल्कुल ऐसा होता है और सही जगह पहुंचते हैं। AK-47 नहीं है, ये सिर्फ AK-47 नहीं है, तर SMG भी है नाल, सब मशीन। मैं उनके नाम के एब्रीवेशन से AK-47 बनाया था, अब SMG आपने किसका एब्रीवेशन बनाया, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। पिंडी वालों के पास चलते हैं जनरल साहब। सब मशीन गन कह रहे हैं जी, सब मशीन गन 7.62 है। चले ये अब अतत इसका एनालिसिस करेंगे कि तज्जिया लेंगे कि वो कौन से वाला असलहा है। चले मैं नैयर साहब, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ऐसी तहरीकें होती है ना, वो आपके मिशन के लिए कैटलिस्ट का काम करती हैं। 1977 में जो हुआ, 1983 में भी हमने होते हुए देखा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये ऐसा पहला चैलेंज है, समझते हैं आप कामयाब होंगे? तहरीक इंसाफ बजाते ही कोई ऐसा माजी नहीं रखती जिसमें एहतजाजी या मज़ाहमती सियासत का अंसर हो। अब बात रही इमरान खान साहब की सियासत की, वो जब से इक़्तिदार से बाहर आए हैं वो एहतजाज को किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा रख के अपनी जमात को ग्रॉस रूट लेवल तक मुतहरक रखे हुए हैं। वो एक तरीका शुरू करते हैं, फिर दूसरा अंदाज़ इख्तियार करते हैं, फिर तीसरा अंदाज़ इख्तियार करते हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी तमाम मुखालिफ जमातों को दीवार के साथ लगा दिया है, इस तरह के कि सोसाइटी में जो पोलराइजेशन है वो इमरान वर्सेस ऑल या ऑल वर्सेस इमरान है। और उन्होंने सियासी तौर पे इस कदर मायूस कर दिया है इस हुकूमत की कारकर्दगी को लेके कि ख़ुद मरीम नवाज़ साहबा ये कहने पर मजबूर हो गई हैं कि ये हुकूमत मेरी हुकूमत नहीं है। अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो फिर ये हुकूमत किसकी है? क्योंकि कोई सियासी जमात इस हुकूमत के ऐसे माली इक़दामात की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है जिसके नतीजे में अवाम इंतहाई ज़्यादा गुर्बत का शिकार हो गए हैं। आज जितनी भी बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की गई हैं वो ये बताएं, क्या 80 मिनिस्टर्स अगर सरकारी गाड़ियां छोड़ देंगे तो इसका कोई नतीजा बताते कि क्या उससे आम आदमी के लिए महंगाई में कमी आ जाएगी? क्या उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी? उन चंद अफराद के तनख्वाह ना लेने से मुल्क में सिर्फ वो तनख्वाह ही नहीं, करोड़ों रुपया गैर तरक्याती अखराजात की मद में जाता है। वो तफसील बताते और वो अरबों रुपए की जायदाद जो सरकारी अफसरान के तसर्रुफ में है, क्या उन्हें डिस्पोज ऑफ करके कोई खसारे पूरे किए जा सकते हैं? दूसरी बात, मौजूदा तहरीक का मुस्तकबल। मुल्क में सूनर और लेटर इंतखाबात होने हैं। PTI वाहद मुतहरक सियासी जमात है और अगर आइन के मुताबिक इंतखाबात होते हैं अपनी तयशुदा मुद्दत में तो PTI वाहद जमात है जो इसी अपनी एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में तब्दील कर देगी, जबकि दूसरी जमातें तैयारी करते रह जाएंगी और उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। एक मुतहरक सियासी जमात ही अवाम से राब्ते में रह सकती है, एक मुतहरक सियासी जमात ही अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर सकती है।
इस वक्त जो अवाम दुख और तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, पीटीआई सड़कों पर आकर उनके जज्बात की भी तर्जुमानी कर रही है और अपनी सियासत को भी प्रमोट कर रही है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद या उसमें शामिल सभी अहम जमातें अभी तक मुकम्मल डिफेंसिव हैं, कोई इनके पास नहीं। आज जो बातें की गई हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा ने, वो तो ऐसे ही बस तानों के अलावा और कोई बात नहीं थी। भाई आप अपनी सियासत करें, आप अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। इमरान कोई इंतशार मुल्क में नहीं ला रहा, मुतालबा सिर्फ इतना है कि आप आइन पर अमल करें, आप आइन पर अमल नहीं करने दे रहे। इससे में इंतशार की कौन सी बात है? अगर चंद हज़ार लोग गिरफ़्तार भी हो जाएं तो कितनी सख्ती कर लेंगे आप? क्या माजी में सियासी तहरीकें सख्ती करने के बाद वक्ती तौर पर अगर दब भी गईं तो मुआशरे में बहुत बड़े जहर छोड़ गई? उस नफ़रत की खलीज को कम करने की पहली कोशिश हुकूमत की जानिब से होनी चाहिए और उस कोशिश का आगाज़ सिर्फ़ आइनी तकाज़ों को पूरा करने से हैं। लोगों को इंतखाबात की तारीख दे दिए, लोग इंतखाबी मुहिम में चले जाएं, ये ना कोई जेल भरो ना कोई पेट भरो तहरीक हो। ये तो देखें कि अवाम तो पेट भरो के मसला से भी दो चार हैं। काश कोई साथ पेट भरो तहरीक भी चलाते। ये आज शहबाज शरीफ साहब ये बता देते कि ये चंद गाड़ियाँ बेचने से या चंद लोगों के तनख्वाह ना लेने से अवाम को निचली सतह पे कहाँ फ़ायदा होगा। जो बाइंग कैपेसिटी पहले से ही कम पड़ गई है, पहले कम पड़ गई है, नहीं या तो अब दो ही सूरतें हैं ना, या आप जॉब्स पैदा करें, इनकम बढ़ाएं, बाइंग कैपेसिटी बढ़े, या प्राइसेस रिड्यूस करें। बाइंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, जॉब्स है नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं इमरान खान साहब का गन जो है वो हम साफ कर रहे हैं, पहले वो साफ करेंगे तो इन चीज़ों की तरफ जाएंगे। अभी तो IMF के साथ डील भी फाइनल होनी है, अभी तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि वो कब तक हो जाएगा। 99% काम हो चुका है और अभी बाकी जो है वो मुआहदा होना है। तसल्लियाँ मिल रही हैं लेकिन फाइनल नहीं हुआ। लेकिन इतनी बात बता दूं कि अवाम आज सिर्फ चंद अशियाए ज़रूरत की तमन्नाई है, उससे आपकी तकरीरों या लगरी गाड़ियों को कोई असर नहीं। खुदारा उन 40-50% अवाम की तरफ देखिए। ठीक है, पीपल आर नॉट बाइंग दैट। वही राना साहब वाली बात। जनरल साहब, आप जो बात कर रहे थे वो तो आप मुकम्मल करेंगे ही। इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया, आपके ख्याल में ये उनका आखिरी कार्ड है या इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील? देखिए, इस हुकूमत के ताबूत तो मेरे ख्याल बंद हो चुका हुआ है क्योंकि जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है हुकूमत, उसे लगता यूं है कि दे लॉस्ट फॉर ए कॉज। इमरान खान साहब एक बयानिया लेके चल रहे हैं, उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं। उनके काफ़ी एक्शन से मुझे खुद भी इख्तलाफ रहा है, उनकी तकरीरों से भी इख्तलाफ है अभी। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो पूरी दुनिया को ये बताने में कामयाब हो चुके हुए हैं, पाकिस्तान में भी बाहर भी, कि पाकिस्तान में जिस जमहूरियत के नाम पर हम सब बात कर रहे हैं उसको झंझोड़ के, फाड़ के, फेंक के हमारी जो PDM की हुकूमत है वो खुद उसके कील एक से एक कील ठोंकती जा रही है उसके ताबूत में। जो सिंपल और आसान चीजें थी इसमें अमल करके काम बेहतर हो सकता था, उस करने से गुरेजा है। आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन के मुझे दुख हुआ, उनके पास किसी मसले का कोई हल नहीं है इस वक्त। उनको ये अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के बेसिक मसाइल क्या हैं। पाकिस्तान का बेसिक मसला जो 80 गाड़ियां बेचना नहीं है, पाकिस्तान का बेसिक मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में सियासी अबतरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हुकूमत जिसका ये काम होना चाहिए कि इसको संभाले, उनके वज़रा के बयानात अगर आप सुन लेते हैं जब, तो फिर आपको लगता है कि हुकूमत खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मार रही, कुल्हाड़ियां मार रही है अपने ऊपर। ये सारे इमरान खान साहब ने, नासिर इसरा बिन नैयर सब कह रहे थे, एक माहौल बना लिया हुआ है, एक सियासत नजरिया लेके वो चल रहे हैं, एक लगातार हुकूमत के ऊपर प्रेशर पे प्रेशर बढ़ाई जा रहे हैं इसके ऊपर। अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है? वो हर तरह इस इलेक्शन से भागना चाह रही है। अवाम की नजर में अगर आप देखें बैठ के तो अवाम क्या देख रही है? एक लोग जो जिसके आइन और कानून की यही लोग बात कर रहे थे ना, सबसे ज्यादा जो बैठे हुए PDM वाले बैठे हुए थे, और यही उस आइन और कानून के दस्ते में सब बड़ी रिकॉर्ड बन के बैठ गए हुए हैं सारे। इसमें कोई लीगल माइंड मैंने नहीं सुना ऐसा जो कहे कि हुकूमत सही इकदाम उठा रही है। कोई इकोनॉमिक माहिर मैंने नहीं सुना जो कह रहे हुकूमत सही तरफ जा रही है। कोई सियासी माहिर मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि हुकूमत पाकिस्तान में सियासी माहौल को बेहतर बना रही है। तो जब इस माहौल में इमरान खान साहब जो भी कर रहे हैं
अगले दिन जब वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, उसने सारे पीडीएम को हिला के रख दिया सारा उसमें। आज जो जेल भरो तहरीक हो रही है, पुरमन तहरीक है। उन्होंने अगर वो चाहते, जिस वक्त जो स्टेट पावर है उनके पास इस वक्त, वो मुल्क में तोड़ फोड़ भी करा सकते हैं इस वक्त। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को एक लेवल तक इस सियासत को गर्म रखा जाए, उससे आगे ना लेके जाया जाए। हुकूमत तो कन्फ्रंटेशन के अलावा उसके पास ऑप्शन कोई, उनके पास और कोई नजरिया उनके पास और कोई नहीं है उसमें। वो बार बार रेफरेंस दे रहे हैं 25 मई का। मेरा ख्याल है हुकूमत को उसके बारे में बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि जो उस दिन हुआ, जिस बेईमानी तरीके से लोगों को रोकने की कोशिश की गई, आपने जिसने भी वो देखा है, वो सीन सबको याद है इस वक्त। इससे मैं समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने की जरूरत है। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से तवक्को रख रहा था कि वो पाकिस्तान की बात करेंगे, कि पाकिस्तान को इस सारे जो जिस गंभीर हालत में हम गिरफ्तार हैं, से बाहर कैसे निकलेंगे। हमें जो लोग हमें भारत से आकर हमारे पाकिस्तान में बैठ के मिताने दे रहे हैं या भारत में बैठ के मिताने दे रहे हैं, वो हम कैसे उसको आगे उनको उसका मुकाबला करेंगे जाके आके। आप 1.1 बिलियन डॉलर के लिए रो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में आप भी जाएगा तो क्या हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को बहुत बड़े मसाइल को बड़े दिमाग चाहिए हल करने के लिए। इसमें ये छोटी सोच काम नहीं करेगी जो हम ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन खड़े कर देते लोगों के लिए, और ये ट्रेन बन गई, लोगों ने देख ली, बहुत खुश हो गए जी। हमने ये तनख्वाहें बंद कर दी, तनख्वाहें बंद कर दें आप उससे। मेरी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, पाकिस्तान की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है उसमें। पाकिस्तान की सेहत 1-2-3 बिलियन डॉलर से ठीक होने वाली नहीं है। पाकिस्तान की सेहत ठीक तब होगी जब पाकिस्तान में लोग जो इस वक्त ज़हनी तौर तनाव का शिकार है, आप उसको कम करेंगे। वो कैसे कम करेंगे आपसे? और आप मुझे बता दीजिए कि जो आपका जिसको हम सो कॉल्ड मिडिल क्लास, तो हमारी खत्म होगी हुई रह गई है। जो लो मिडिल क्लास के, वो लोअर मिडिल क्लास में आ गई है। आप उनको जरा जाके पूछे तो सही, गुजारा कैसे करते हैं वो। कभी उससे जाके तुम्हारे तो सुने जो क्या कह रहे हैं सारे, आप उसको जाके। कोई तबका पाकिस्तान में सो, चाहे वो किसान है, मजदूर है, मेहनतकश है, फैक्ट्री ओनर है, फैक्ट्री वाले हैं, आप मुझे बताइए कोई एक ऐसा ग्रोह जो पाकिस्तान में सिवाय पीडीएम के चंद लोगों के जिन्होंने अपने मुकदमात खत्म करा लिए हैं, जो कहता हो कि हम ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, इस कदर जो जी सिर्फ वही रावी चैन लिखता है, बाकी तो अबतरी सबके सामने ही है और हर लेवल की निशानदेही आपने डीप रूटेड कर दी। अतर हम इमरान खान साहब ने इससे पहले जो भी अपोजिशन थी, हर एक ने एहतजाज का अपना अपना तरीका इख्तियार किया। इमरान खान साहब ने सभी तरीके आजमा लिए हैं। आपके ख्याल में अब इसके बाद इमरान खान साहब के पास कोई प्लान बी या प्लान सी है? देखिए, इमरान खान जो है वो वक्त के साथ साथ जो है सियासत को वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो जो प्लान बनाएंगे वही उनका प्लान है। वो उसी प्लान के ऊपर सियासत होगी, उसी प्लान के ऊपर बहस होगी, उसी प्लान के ऊपर मुल्क का सियासी बयानिया चलेगा। कल तक जो लोग कह रहे थे कि जेल भरो तहरीक, कुछ भी नहीं, अब आप देखें आज उन्होंने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, शाम तक मीडिया इसके ऊपर डिस्कस करेगा। तो इमरान खान तो सियासी नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ आपको नजर ये आ रहा है कि उस तरफ सियासी बयानिया कुछ भी नहीं है। अब नैब के जरिए एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। अपनी उनकी कारकर्दगी ये है कि देखें, आज इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किलात का हम जिक्र तो कर रहे हैं। हमारा जो नेबर अफगानिस्तान है उसके साथ हमारे ताल्लुकात कितने कशीदा हो गए। आज एक हाई लेवल डेलीगेशन अफगानिस्तान गया है, वजारत खारजा ने उसके ऊपर ट्वीट की है, लेकिन वजीर खारजा मिसिंग है, वो यूरोप में घूम रहा है। वजीर खारजा यूरोप से वापस नहीं आता, अमेरिका से वापस नहीं आता। भाई सबसे बड़ा मसला हमारा अफगानिस्तान के साथ है। आज वजीर दिफा गए हैं, DGISI गए हैं, तो बिलावल साहब किधर गायब है? वाई बिलावल इज नॉट देयर। पूरी दुनिया वो घूम के आ गए, अभी भी घूम रहे हैं। तो मसला क्या है? इसलिए कि आप अपनी जात से आगे सोच ही नहीं रहे। चाहे आपकी हुकूमत हो या आपके हुकूमती वुज़रा हो, आप अपनी पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं अपना चेहरा कि मुझे आप देख लें, बस आने वाले दिनों में मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होऊंगा, CV लेके आप फिर रहे हैं। तो इससे आप इस हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ इनकी जो इत्तेहादी हुकूमत है बलोचिस्तान के अंदर, उसके वजीर के ऊपर किस किस्म के इल्जामात लगे, नवाब खेतरान साहब के ऊपर, और इससे पहले नाजम जोखियों के साथ जो हुआ सिंध के अंदर, वो भी हमारे सामने है। फिर वो जो अचकजई साहब ने पुलिस अफसर को मार दी, हाँ बिल्कुल, एक पुलिस और वो फुटेज सबके सामने थी, इसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ क्या हुआ। बिल्कुल, और फिर भी वो अदालत से वो शख्स छूट गया। तो उस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पे किस किस को आप यकीन दिलाएंगे कि ये निजाम इस काबिल है कि आपको इंसाफ दे सके या आपको रोटी दे सके? तो इन हालात में तो मुझे तो कोई बेहतरी होती भी नजर नहीं आ रही है। आप कुछ तो ये अवाम को ये तासुर देना कि चीजें आपके हाथ में आ गई हैं, आप वोट अपना डाल लें, अपना डिसाइड करें। तो जब आप उनसे जो वाहिद एक उम्मीद रह गई है
सिर्फ वोट की, वो भी उनसे आप वापस ले लेंगे तो फिर चीजें किस तरफ जाएंगी? फिर चीजें बुराई की तरफ जाएंगी, गड़बड़ होगा। फिर गड़बड़ होगी तो क्या होगा? फिर वही जो राणा साहब आपको रोज बताते हैं, पर वो अब कब तक आपको समझाते रहे और आपको समझ नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में आप समझ आ जाना चाहिए सबको कि हालात अगर खराब होंगे तो फिर तो कोई कतन वो आप जमहूरियत की और पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवायात की खिदमत नहीं कर रहे। पर इसमें मेन जिम्मेदारी इस जमहूरी इत्तेहाद की है जो इलेक्शन से भाग रहा है, अवाम को उनको वोट का हक नहीं देना चाहता और अपने जाती मफादात से आगे नहीं निकलना चाहता। और छोटी सी एक जुमला ऐड करूंगा कि सबसे ज्यादा कहा जाता है कि जनाब हमारा सबसे पसमानदा सूबा बलोचिस्तान है। आप इस्लामाबाद में आके देखें, जो बलोचिस्तान के सरदार, वजीर, MNAs, सेनेटर्स हैं, उनके पास जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी में उसकी कीमत में आप इस्लामाबाद में घर खरीद सकते हैं। और ये सबसे पसमानदा सूबे के नुमाइंदे हैं। फिर आप कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, उसका कसूर है। इन सरदारों ने, इन वडेरों ने सब कुछ उधर जकड़ के रखा हुआ है, सारे ये वसाइल पे भी काबिज हैं, लेकिन अपनी आवाम को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से फिर मजलूमियत की तकरीरें करते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर। निज़ाम का खोखलापन तो अतर आपने खुलकर बयान कर दिया। हालात ख़राब होंगे तो फिर लूजर्स होंगे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है। पहले तो डिक्टेटर्स अवॉइड करते थे इलेक्शंस कराने से, लेकिन ये जमहूरी इत्तेहाद है जो कि इलेक्शंस कराने से गुरेज कर रहा है और उसके पास उसकी अपनी रीजंस हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। सियासत के सीने में कहा जाता है दिल नहीं होता लेकिन दिमाग बहुत होता है, और हमने यहाँ देखा है कि माजी के जो दुश्मन हैं, हरीफ होते हैं, वो हलीफ बन जाते हैं और उसकी ज़ाहिर है अपनी मसलहतें होती हैं। हमने काफ लीग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देखा है और बहुत बार प्रोग्राम्स में नशर भी किया गया है, लेकिन हाल ही में फवाद चौधरी साहब जब अरेस्ट हुए तो एक ऑडियो लीक आई मुबैना तौर पे, जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने जिन अल्फाज में इज़हार ख्याल किया उसका हम जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन फिर परवेज़ इलाही साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत और उनको मरकज़ी सदर बनाए जाने का ऐलान ये भी फवाद चौधरी साहब के मुँह से हमने सुना। कैसे उन्होंने ये कहा ये तो उनका दिल जानता है, लेकिन हम शामिल करेंगे उस प्रोग्राम में। मरकजी सदर बनाने की सिफारिश जो है वो सीनियर लीडरशिप ने की है, उसका ज़रा प्रोसेस है, वो प्रोसेस इंशाल्लाह खान साहब ने कह दिया है कि बनाना है आपको। गिरा लगाइए उस पर परवेज़ इलाही साहब ने ताकि काम जो है वो पक्का हो जाए। बहरहाल राना साहब, द फ्यूचर ऑफ काफ लीग ना, ऑब्वियसली नो मोर काफ लीग, परवेज़ इलाही साहब तो नहीं है अब काफ लीग में। द फ्यूचर ऑफ परवेज़ इलाही साहब जो पहले इश्तराकियत की सियासत करते थे और हमें पता है कि वो किनका असासा थे, इश्तराकी सियासत करते थे। अब क्या वो दूरियां जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की, उसको मेंड करने में किरदार अदा करेंगे? क्या होगा? वैसे बड़ा शेर आपने कहा आयशा, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जी ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ ठीक है। हाँ तो बेसिकली ये शेर जो है ना, बेसिकली ये कहा था मोहतरमा ने, मरहुमा ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कहा था। सो जहाँ पे उनको मिलने के लिए वो लोग आए थे जो पहले उन्हें गिरफ्तार करने के चक्कर में थे, और वही लाइन में खड़े हुए थे एयरपोर्ट में, जनाब वो आते ना हाथ मिलाने के लिए, इस्लाम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वाले, तो वहां पे उन्होंने शायद ये बात कही थी। खैर एनीवेज, और यहाँ पे भी वही हाल है। देखें वो कुछ दिन पहले चौधरी साहब कह रहे थे जनाब के फलाना फलाना जेड़ा बंदा है इस तरह जेड़ा जदी इना हजम जेड़ा ज्यादा है जिसदा, वो पहले फड़िया जाता तो असम्बलियां ना टुटदियां। खैर, और आज साथ ही खड़े हुए, आज वही साहब की तारीफें भी कर रहे हैं कि जनाब वो इंडोर्स भी कर रहे हैं। दिस इज सियासत। और आयशा, लेकिन एक मसला है। मसला ये है, देखें मैंने कल भी आपको कहा था, प्रोग्राम वाइंड अप हो रहा था और बिल्कुल आखिर में मैंने आपको एक सेंटेंस कहा था। अभी जो है चौधरी बरादरान वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं तकरीबन कि वो एक नई पार्टी जो है ना रजिस्टर करने जाएंगे। ठीक है, आज तक एज वी टॉक, एज ऑफ नाउ, ठीक है, वो एक नई पार्टी रजिस्टर कराना चाहते हैं। अब उसमें वो 90 डेज होते हैं, जो भी टाइम होता है, जैसे भी होता है, होती है नहीं होती है, आई डोंट नो, लेकिन आज तक की खबर ये है कि वो नई पार्टी जो है चौधरी बरादरान रजिस्टर कराना चाहते हैं। ठीक है, और उसमें उन्होंने अपनी जो होती है लीगल ओपिनियन वो सारी ले चुके हुए। सो अगर वो नई पार्टी करा सकते हैं, चौधरी वजाहत साहब, परवेज इलाही साहब और इस तरह उनके साहबजादे जो है वजाहत साहब के और बोनस इलाही साहब, ये सारे एक पार्टी बनाएंगे। तो अगर ये बन जाती है तो देन इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट सिचुएशन। अब 90 दिन बाद फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप हाईजैक करने की तो बात नहीं कर रहे कि प्लान इज टू हाईजैक पीटीआई?
नहीं ना कर आयशा, इस तरह की बातें ना करें प्लीज, ना करें। आगे बड़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, आगे बड़ी मुश्किल नाल जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, एक नवा मसला खड़ा हो जाएगा ना, ऐसे ना करें। अच्छा, वो खैर तो ये सिचुएशन जो है बनने जा रही है। लेकिन द पॉइंट इज, जो मुझे नजर आ रहा है कि आई कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ये सारा सिलसिला चल रहा है, आप देखें सिनेरियो देखें, 11 जमातें 13 जमातें हुकूमत में बैठी हुई हैं और लोग जो हैं वो खुश नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम देखें तो इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब की जो सियासत है उसमें लोग जो है उनके साथ, इमरान खान के साथ लोग हैं, उनके साथ लोग हैं, वोटर है, सपोर्टर है, उनके साथ है। बट देन अगेन, जिस तरीके से एवरी डे पासिंग बाय इमरान खान साहब की भी सियासत से लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, और इस पॉलिटिकल सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता, इन पॉलिटिशियन से आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना बदजन होना शुरू हो गए। सो वो मुझे लगता ऐसे है, as I said, I can be absolutely wrong, but this is my take on all these things, on this situation. I personally think we are heading towards a situation जहां पे सारे पॉलिटिशियन से लोग बदजन हो जाएंगे, और अगर ये खुदा न खास्ता ऐसे हो गया तो फिर वो देखें, इस बार कोई गेट नहीं फैलाएगा पीटीवी के, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट नहीं फैलाएगा। इस बार इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट सिचुएशन, इट्स गोइंग टू बी, आई कैन बी, आई एम सॉरी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आई कैन बी, आई शुड बी, आई कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन इट्स गोइंग टू बी लीथल, इस बार लीथल होगा। सो वो उस सिचुएशन में बात पहुंचाए, क्योंकि कल फिर अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती है, हम चाहते ही हैं एज जर्नलिस्ट के पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहे, डेमोक्रेसी चलती रहे और ये सारा सिलसिला चलता रहे इसी तरह, लेकिन कोई तो खिड़की छोड़ दे, कोई तो घर छोड़ दे पॉलिटिशियन, ताकि गुजारा चलता रहे। कल को जाके इकट्ठे बैठ जाएंगे ये सारे लोग, और इमरान खान साहब हो, ये सारे लीडर हो, जनाब आसिफ जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, ये मौलाना साहब हो, सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे फिर कि नहीं जी सानू जमहूरियत चाहिए। वो फिर जमहूरियत कितनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो एक सिचुएशन पे तक ना पहुंचे प्लीज, ये ना हो कि 2-4-6 महीने में एक नया काम शुरू हो जाए यहाँ पे, वो उस मैच तक मत पहुंचाएं चीजों को। अच्छा रणवीर, वैसे जर्नलिस्ट होने के अलावा आप रेड अलर्ट के वाले महकमे में भी काम कर सकते हैं। बात यह कि अवाम का अवेयरनेस का लेवल जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो चुका है। अब वो सियासतदानों को ही नहीं मूरद इल्जाम ठहराते हैं, अब वो मंबे की तरफ, सोर्स की तरफ भी जाते हैं, द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, एंटायर प्रॉब्लम। डोंट यू थिंक? जी आप ठीक है, आई डोंट डिसएग्री विद, आप बात ठीक कर रही हैं, बिल्कुल गलत नहीं कर रही हैं आप बात। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर पॉलिटिशियन जो है अभी सारे बैठे हुए 10 महीने में सब एक्सपोज हो जाए, फिर उसके बाद सारे लोग भी एक्सपोज होना शुरू हो जाए जो बाहर बैठे हुए हुकूमत में नहीं है, तो फिर आप किस तरफ देखेंगे? देखिए सारी दुनिया जो होती है ना, बाहर से जब उठती है ना, हेड ऑफ स्टेट कोई भी उठता है ना, या कोई जो मिस्टर जो जिसको जो बहुत बड़ी कोई चीज होता है और वो वाकई वांट्स बिजनेस, यानी कि इफ ही वांट्स अ सीरियस टॉक और अ सीरियस डिसीजन टू बी टेकन, वो सीधा जाता है पिंडी, और जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसके पास जाके उससे इंटरेक्ट करता है और उसके साथ कंफर्टेबल फील करता है। बिल्कुल ठीक है। क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसको पता है कि यहाँ पे सीरियसनेस है। वो पॉलिटिशियन रिलक्टेंट होना शुरू हो जाते हैं लोग, और वो कंफर्ट लेवल उनको वहां पे पिंडी में मिल जाता है। ठीक है। तो अगर वो ध्यान में रखें आप चीज, तो आप देखेंगे फिर उसपे उस एज को या उस वो जो एक प्लस पॉइंट समझ लें आप जो मिलता है उस पे, वो ठीक है, बाहर की दुनिया आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगी आफ्टर सर्टेन स्पैन, तो लेकिन वो ना करें। ठीक है, पॉलिटिशियंस जो है ना, जो काम उनके जिम्मे है, जाहिर है सियासत जो है वो मसाइल और मुश्किलात के हल का नाम है, और सियासतदानों को इसका सबूत देना चाहिए कि वो दिमाग रखते हैं। जनरल साहब, बात हो रही थी परवेज़ इलाही साहब के इंक्लूजन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मुस्लिम लीग नून की सियासत को पंजाब में इससे कोई ख़तरा हो सकता है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत को? इलाही साहब, मेरा अपना ख्याल ये है कि वो ये समझ चुके थे कि नेक्स्ट इलेक्शन में अगर वो जाते हैं, जो आज के हालात हैं, और एज ए काफली जाते हैं, काफली में खुद भी चुके फूट पड़ चुकी हुई है, उनके लिए जो पहले थोड़ी बहुत जगह बन गई थी स्पेस, वो भी उससे खो देंगे। उससे उनको स्पेस चाहिए थी, पॉलिटिकल स्पेस चाहिए थी उनको। पहले तो पीटीआई ने उनको वो प्रोवाइड की, और अब पीटीआई में आकर वो एक नेशनल लेवल पर अपने आप को एक
दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने पेश कर रहे हैं। होते हैं होंगे, इनकी वजह से भी शायद कोई मसाइल बने, लेकिन खान साहब का जो पहले मुझे ये हमेशा गिला रहा था कि उन्होंने अपनी पार्टी सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं की, लेकिन अब वो मैं समझता हूँ पार्टी को भी बेहतर मैनेज कर रहे हैं। और परवेज़ साहब के आने से जनरल साहब की आवाज चली जाएगी। नहीं साहब, इज दिस अ विन विन फॉर बोथ? नहीं, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह लें या इशू ऑफ सर्वाइवल, PMLQ कह सकते राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। दिस इज नॉट फोर्स्ड मैरिज। जी फोर्स्ड मैरिज कह रहे हैं, वो कह लें दिस इज नॉट एक पॉलिटिकल अगर मैं बात करूं, दे डोंट फोर्स एनी मोर। नहीं जी, बात यह है कि ऑप्शंस PMLQ आपस में तकसीम हो चुकी। ये बहुत साल पहले तहलील के करीब चली गई थी, लेकिन इसे सिर्फ एक ख़ानदान ने संभाला दिया हुआ था, वो गुजरात के चौधरी थे। इसका अपना अवाम में कोई सियासी वजूद नहीं था। 2018 के इलेक्शंस में ये चंद नशिस्तें PTI की मदद से ही जीतने में कामयाब हुई थी। 2013 का रिज़ल्ट बहुत पुअर था। 2008 में ये सुकड़ना शुरू हुई और 2013 में आलमोस्ट ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी परवेज़ लाई साहब, चौधरी शुजात साहब ये रास्ते निकालने के मास्टर हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब जरदारी साहब के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तब भी निश्चित इनके पास कमी थी। अब रास्ते ख़त्म हो रहे थे इनके पास, और PTI में एक इशू था कि वो किसी भी एक मुख्तसर तरीन सियासी ग्रोह को भी अपनी मदद से कामयाब होता नहीं अफोर्ड करती, नहीं देख सकती, जिस पे उनका इलेक्शंस एक्ट के मुताबिक इंतज़ामी कंट्रोल ना हो, या जिनकी पार्लिमानी पार्टी उनके पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शन के ताबे ना हो। वो पोजीशन नहीं पैदा होने देना चाहती PTI। और PTI की सोच दुरुस्त है कि अगर किसी ने PTI की सपोर्ट से जीतना है तो वो PTI के टिकट पे जीते, और PTI का टिकट हासिल करने का एक ही तरीका है कि PTI को बाज़ाब्ता ज्वाइन करे। अब जिन लोगों ने PTI ज्वाइन की है चौधरी साहब के साथ, उसमें 10 इलेक्टेड MPs हैं, जिसमें विमेन सीट की स्पेशल सीट्स की हामिल भी है। अब अगर इन्हें वो टिकट्स रिपीट हो जाते हैं, चौधरी परवेज़ लाई साहब या मुनस लाई या इनके और ख़ानदान के लोग या दोस्त PTI के टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जीत भी जाते हैं, तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल, पार्लिमानी कंट्रोल इमरान खान साहब के पास होगा। डिफेक्शन की अब मौजूदा आइनी और कानूनी तशरीह की मौजूदगी में अब कोई सूरत नहीं है। नोबडी कैन डेयर टू डिफेक्ट। अब PMLQ ने अपने लिए एक बेहतरीन रास्ता निकाला है। उनका ज़्यादा फोकस अगर तफसील से बात कर दूं तो महज 3 डिस्ट्रिक्ट्स में उनका मेन फोकस है, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, चकवाल। कुछ जुज़वी है वो अटक और बहावलपुर में एक अजीब सूरत हाल है कि अभी भी तारिक बशीर चीमा साहब चौधरी शुजात साहब के साथ हैं, वो इस वक्त मुनस साहब से बहुत दूर हैं, लेकिन वहाँ PMLQ जो फॉर्मर PMLQ परवेज़ लाई साहब की, अब यही कह लिए मरहूम PMLQ परवेज़ लाई साहब के साथ उसका अब तासर ख़त्म हो गया। अब परवेज़ लाई साहब सिर्फ PTI है। देखना ये है कि ये इन असेंबली के अराकीन के अलावा कितने लोगों को टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं जो इनके साथ PTI में गए हैं। कितने इंतखाबी हलकों में इनके पास मजबूत उम्मीदवार हैं जिनका ये केस कामयाबी से प्लीड कर सकते हैं, ताकि पार्लिमानी सियासत में परवेज़ लाई साहब के सिंपैथाइज़र की तादाद PTI की पार्लिमानी सियासत में या पार्लिमानी ग्रुप्स में एक काबिल ज़िक्र मौजूद हो, जो वक्त आने पे काम आ सकें और परवेज़ लाई साहब को स्ट्रेंथन कर सकें। सदर का ओहदा बिल्कुल अलामती है। यहाँ जमातें एक ही मरकज़ी शख्सियत के गिर्द घूमती हैं। डिसीजन मेकिंग इमरान साहब के पास ही रहेगी। हाँ, परवेज़ लाई की शक्ल की सूरत में उन्हें एक अच्छा नेगोशिएटर और एक अच्छा मामला फहम
सियासतदान मिल गया है जो बेशुमार जज्बाती लोगों के तर्ज अमल से हट के ठीक है एक महफूज अंदाज में और एक मुहतात अंदाज में कई जगहों पे मामलात को आगे बढ़ा के काबिल कबूल बना सकते हैं कि आखिर अप्रैल नहीं तो अक्टूबर में किसी ना किसी जमात ने जीत के इस मुल्क में इक़्तिदार संभालना है। ठीक है, और इंतखाब भी लेने हैं। समझने वाले इशारे समझ गए होंगे और मामलात आगे ले जाके बेहतर बनाने की बात हुई तो जनरल साहब चले परवेज लाई साहब, किसी को वकील भी तो करना है, खुद तो नहीं जाके टकराना। जनरल साहब जब रिश्ता तय किया जाता है तो जाहिर है दोनों तरफ खूबियां और खामियां देखी जाती हैं। परवेज लाई साहब तो चले इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, फेम है, उसको कैश करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या देखा आपके ख्याल में और क्या मिलेगा उन्हें परवेज लाई साहब को साथ मिला के? और इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट पर एक अरसे से बहस जारी है और अब इसमें भी साजिश ढूंढी जा रही है। उस हवाले से समझते हैं आप कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत सबसे ज्यादा अनप्रडिक्टेबल है, मेरा ख्याल है। शायद इससे ज्यादा और चीज कोई अनप्रडिक्टेबल मैंने नहीं देखी। क्या होगा क्या नहीं होगा तो अल्लाह जानता है। खान साहब के बाद कौन आएगा ये मैं जानता हूं कि भाई खान साहब की रिप्लेसमेंट बनने की कोशिश में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ख्वार भी हुए इस सिलसिले में। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। डेफिनेटली हर एक की एक दिन तो चेंज तो होती है सारी है, वो कैसे होगी, उसमें कौन आएगा, इसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद परवेज लाई साहब को वो पोजीशन हासिल नहीं हो सकेगी कि वो खान साहब की रिप्लेसमेंट बन जाए। लेकिन ये जरूर है कि इनके शामिल होने से, जिस तरह भी नईर साहब भी कह रहे थे, मैं भी पहले उसमें बात कर रहा था कि ये परवेज लाई बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को काबिल कबूल बनवा लेते हैं। इनकी खूबी है ये इसमें, और खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी में भी इनकी अच्छा असर रसूख भी है। लोग इनके साथ कंफर्टेबल भी हैं बात करने के लिए। तो ये जो अब्रेसिवनेस थी बिटवीन पीटीआई के कुछ हलकों की और दूसरे मुख्तलिफ जो हल्के हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है चाहे और लोग हैं, उसको कम करने में मदद मिल सकती है इसमें बहुत ज्यादा, और ये होना भी चाहिए। मैं फिर आपसे एक बात जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, कह नहीं पा रहा, वो ये अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता था। आज मेरा ख्याल ये था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब बात करेगा तो वो एक बात कर देगा कि देखिए हालात बिगड़ रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पीटीआई के जिन मेंबर्स की जो भी अदालत ने तो फैसला दे दिया कि आप आ जाएं पार्लियामेंट में, हम बैठ के हम मसले का हल कर लेते हैं। एक वो ये बात कर दें, आप देखिए जो जितना ये टेम्परेचर वाकई जो सियासी टेम्परेचर है काफी तक नीचे चला जाएगा और बातचीत के मामला फिर शुरू हो जाएंगे इस सिलसिले में। जी अब भी वक्त है, मेरा ख्याल है। मेरा तो अपना ख्याल ये था, मैं आज ये सोच रहा था कि शायद ये जो प्रेस ब्रीफिंग होगी प्राइम मिनिस्टर साहब वो एक बड़ी बात करेंगे। रवैये वही रिवायती हैं। एपीसी का सवाल भी सहाफ़ी की जानिब से किया गया तो उस पर भी इमरान खान साहब पर ही उनकी तान टूटी। वज़ीर आज़म साहब के आफ्ताब सुल्तान साहब के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर फिर कभी बात करेंगे। जाने से पहले इफ़ यू वांट टू ऐड, नईर साहब आप चाह रहे हैं कि गिरा लगाएं? नहीं, मैंने ये बात करनी थी कि जहाँ PMLQ से जो लोग PTI में आए हैं उन्हें एक जीत की उम्मीद पैदा हुई है, वहाँ शायद परवेज़ लाई साहब पार्टी की इंटरनल डिसीजन मेकिंग में वो इफ़ेक्टिव रोल प्ले ना कर सकें। सब्स्टिट्यूशन ऑफ इमरान खान तो मिशन इम्पॉसिबल है। अभी तो ये भी देखना बाकी है कि वो डिसीजन मेकिंग में उनका क्या रोल है और पार्टी की जो एक एस्टेब्लिश्ड एक्सपीरियंस कोर कमेटी है वो परवेज़ लाई साहब को कहाँ प्लेस करती है। जब आप किसी जमात में आ जाते हैं तो आपका बहुत कुछ उनके पास आ जाता है, क्योंकि अब इमरान के हाथ में किसको टिकट देता है किसको नहीं देता। परवेज़ लाई साहब के लिए ससुराल की सी कैफियत होगी ना परवेज़ लाई साहब के लिए। वो नहीं, परवेज़ लाई साहब देखते हैं 20 से 25 टिकट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। बिल्कुल ठीक है, फूड फॉर थॉट। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।